नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं भारत के भूगोल की। जी हाँ, भारत का भूगोल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम जानेंगे भारत का परिचय। और उससे भी पहले हम जानेंगे कि आखिर भारत का भूगोल हमें पढ़ना क्यों चाहिए। व्हाई शुड वी स्टडी इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको जानना जरूरी है। कल अचानक से कुछ भाइयों से मेरी बहस हो रही थी कोविड के मुद्दे पर, और एक भाई ने बड़ा ऐसी बात कही कि मेरे दिल को छू गई। उसने कहा कि मैं अगले जन्म में भारत में जन्म नहीं लेना चाहता, मैं यूरोप में जन्म लेना चाहता हूं। मैंने तुरंत भगवान से बोला, हे भगवान, आज तक मैंने कोई पुण्य यदि किया है तो इसे यूरोप में ही जन्म देना, लेकिन मुझे सातों जन्म, हर जन्म भारत में ही जन्म लेना है। क्यों ऐसा होता है? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा चाहते होंगे कि भाई भारत बहुत ही घटिया देश है, और अब तो अभी जो कोविड की स्थिति चल रही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा केस यहाँ पर आ रहे हैं, और जो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है उसको देखते हुए अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे, या फिर बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार काश अमेरिका में, यूरोप में जन्म लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज ये भय का वातावरण नहीं होता। तो खैर, उन लोगों के लिए भूगोल जानना, भारत का भूगोल जानना, भारत के बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी है, जो कि भारत में रहते हुए भी भारत से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको भारत की ओरिजिनल संस्कृति नहीं पता है, उनको भारत का महत्व नहीं पता है। अपने ही देश में रहते हुए उनको अपने देश के बारे में सही जानकारी नहीं है। खैर, उनकी गलती नहीं है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामी है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दिया, और यह अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जब से आई है, जब से वेस्टर्न कल्चर हम लोगों ने अपनाया है, तब से भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, उस पर गर्व करना हमने छोड़ दिया है। लेकिन कहा जाता है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत को हम अपनी माता के रूप में मानते हैं, अपनी माँ के रूप में पूजा करते हैं, मातृभूमि मानते हैं। तो इसलिए अपनी माँ का ख्याल रखना, अपनी माँ के बारे में जानना हमारा धर्म बनता है एक पुत्र होने के नाते। दूसरा, आखिर हम भारत के भूगोल को ही क्यों पढ़ें? भारत के भूगोल को जानने से आपको बहुत कुछ की जानकारी मिल जाती है। आप छात्र हैं, छात्र पढ़ाई करने के लिए अलग अलग शहरों में जाते हैं, अलग अलग शहर में गए तो आप वहाँ की ज्योग्राफी जानेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की यातायात व्यवस्था कैसी है, संचार व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन से उद्योग धंधे पाए जाते हैं, यह सब आप जानकारी पहले से लेकर के जाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापार करने जा रहा है, तो उसको भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई इस क्षेत्र में ये फसल ज़्यादा उगाई जाती है और किसी दूसरे क्षेत्र में ये फसल कम उगाई जाती है, तो यहाँ से वहाँ पर हम व्यापार कर सकते हैं, है ना। जैसे यदि पश्चिम बंगाल में मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है और आपका जम्मू कश्मीर में नहीं होता है, तो आप पश्चिम बंगाल से मछली का व्यापार कर सकते हैं ना जम्मू कश्मीर में। उदाहरण के लिए मैंने बोला, ऐसा आपका करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। तो भूगोल की जानकारी होना सबके लिए जरूरी है। एक नेता है, वो आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, कल केरला में चुनाव लड़ेगा, उसको भूगोल की जानकारी होगी तभी तो ऐसा कर पाएगा। हमें ट्रैवल करना है, ऑल ओवर इंडिया घूमना है, अगर भूगोल की जानकारी हो तो हम आसानी से घूम सकते हैं, हमें घूमने में मन भी लगेगा, है ना। अगर किसी को व्यापार करना है, किसी को उद्योग धंधा फैलाना है, तो उसको पता होना चाहिए ना कि किस जगह पर कौन सा खनिज मिलता है, कहाँ पर संचार की व्यवस्था अच्छी है, कहाँ पर यातायात की व्यवस्था अच्छी है, कहाँ पर हमें सस्ते मजदूर मिल सकते हैं, कहाँ के लोग कैसे हैं, है ना, कहाँ पर हम माल का उत्पादन करके कहाँ पर उसका खपत कर सकते हैं, कौन सा शहर जो है वो नदी के किनारे है, कौन सा शहर जो है या फिर कौन सा स्टेट जो है वो समंदर के किनारे है, ताकि वहाँ से माल ढुलाई की व्यवस्था अच्छे से हो सके, कौन सा जगह जो है वो एयरपोर्ट के नज़दीक है, सड़क की व्यवस्था अच्छी है, कहाँ पर रेलवे लाइन अच्छी है। यह सब जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? भूगोल से मिलती है। तो इसलिए हमें भूगोल की जानकारी होना आवश्यक है, चाहे हम छात्र हो, व्यापारी हो, या फिर सिविल सेवक ही क्यों ना हो। आज आप बिहार में काम कर रहे हैं, आईएएस बनेंगे, आप आज बिहार में काम कर रहे हैं, कल के डेट में आपको केरला कैडर में भेज दिया जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा केरला, तो क्या करेंगे आप? बिहार से केरला चले गए, बिहार का बोली अलग, भाषा अलग, लोग अलग, केरला में भाषा अलग, बोली अलग, लोग अलग, वहाँ की का खान पान अलग, वस्त्र अलग, हर कुछ अलग।
तो भारत तो विविधताओं का देश है। अगर हम भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में नहीं जानेंगे तो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ढंग से, है ना। तो आपको भारत के भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप छात्र हो, नेता हो, आप व्यापारी हो, आप किसी भी वर्ग से, किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, हर किसी को भारत के बारे में जानना जरूरी है। दुनिया के लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत की संस्कृति से प्रभावित होते हैं, यहाँ की सभ्यता अपनाना चाहते हैं, या यहाँ का योग जो है, यहाँ का जो अध्यात्म है उसको अपनाना चाहते हैं। और हम ही यदि भारत में होने के लिए, भारतवासी होने पर हमको यदि गर्व नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। जिसको न निज गौरव और निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, ऐसा कहा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इंट्रोडक्शन हम लोग मैं आपको दूंगा आज। व्हाई में और भी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले बात बताया मैंने कि भारत को हम अपनी मातृभूमि मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, और अपनी माता का ख्याल रखने के लिए हमको अपनी माँ के बारे में जानना तो जरूरी है ना। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला शब्द कौन बोलता है? माँ अपनी माँ को ढूंढता है। तो हमें भी अपनी माँ को ढूंढना चाहिए, अपनी माँ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा कि हम छात्र हैं या फिर किसी भी वर्ग से संबंधित है, अपने आजीविका के लिए कोई भी काम करते हैं तो वहां पर भी हमें भूगोल की जानकारी आवश्यक होती है ना। आगे भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में और क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि भारत ही एकमात्र देश है जहां हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप जानते होंगे भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। इसके अलावा भारत में गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, वर्षा भी होती है, हर प्रकार का मौसम पाया जाता है। ऐसा केवल और केवल दुनिया भर में भारत ही देश है जहां पर हर प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। आप चले जाइए, आप रसिया चले जाइए, अधिकतर टाइम में ठंडी पड़ती रहती है। आप यूरोप चले जाइए, अधिकतर टाइम में आपको ठंडी पड़ती रहती है, गर्मी ढंग से नहीं पड़ती है, या तो बर्फबारी होती रहती है वहाँ पर यूरोप में। तो अलग अलग जगह का अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग लोग जो है उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल भी लेते हैं। लेकिन भारत का भौगोलिक स्थिति इतना बेहतरीन है, इतना भगवान ने कृपा किया है भारत पर कि भारत में हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भारत में हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, हर प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर कोई एक फसल ज़्यादा उगाई जाती है, दूसरी फसल होती नहीं है, लेकिन भारत में हर प्रकार की फसल उगाई जाती है, हर प्रकार की मिट्टी आपको मिल जाती है, हर प्रकार के खनिज आपको मिल जाते हैं। हो सकता है कि कुछ मात्रा कम हो किसी खनिज का मात्रा ज़्यादा हो, लेकिन हर प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भूमि संसाधन आप देख ले, जल संसाधन देख ले, हमारा जो देश है वो 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। आप एक तरफ देखते हैं तो आपको अरब सागर मिलता है, दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको बंगाल की खाड़ी मिलती है, दक्षिण में चले जाते हैं तो आपको हिंद महासागर मिलता है। हमारा जलमंडल भी इतना विस्तृत है। उत्तर में हमारे हिमालय है जो कि हमारे प्रहरी का काम करता है, हमारे देश में वर्षा कराता है। तो इस प्रकार का जो भौगोलिक वातावरण है, इस प्रकार का जो भौगोलिक भूदृश्य है, वह भारत के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। भारत में जितने प्रकार के लोग रहते हैं उतने प्रकार के लोग दुनिया भर में कहीं नहीं रहते हैं। भारत में जितने धर्म है, जितने प्रकार की संस्कृतियां हैं, जितनी विदेशी संस्कृतियों को भी हमने अपनाया है, वैसा कहीं पूरे दुनिया में नहीं पाया जाता है। तो इसलिए भारत के भूगोल के बारे में जानना जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आखिर हम क्या पढ़ें, भारत के भूगोल में हम क्या पढ़ें। ठीक है, तो भारत के भूगोल में हमको पढ़ना क्या क्या जरूरी है। भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल सेटिंग्स के बारे में, यानी कि भौगोलिक स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत के भौगोलिक स्वरूप में यदि हम देखें तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा स्थल मंडल। ठीक है, लिथोस्फीयर जिसको कहा जाता है, यानी कि स्थल मंडल। हम लोग भारत के स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत का उत्तरी मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर यदि आप लोग देखें तो ये जो मैंने क्षेत्र आपका लाल से, ये आपका इस प्रकार का लाल जो आपको दिख रहा होगा, ये सब आपका हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय भाग इसको कहा जाता है। ठीक है, यह हम लोग विशेषकर मतलब कि
डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। अभी आप इतनी जानकारी रखिए कि यह जो क्षेत्र है उत्तर का, जम्मू कश्मीर से लेकर के और इधर अरुणाचल प्रदेश तक, यह जो क्षेत्र है वह हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। और ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं ये सब आपका हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। यह भारत के उत्तर में है। इसके बाद हम देखते हैं तो बीच का आता है ये जो आपको डॉट वाला जितना दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से नीचे तक जितना भी डॉट वाला दिखाई दे रहा है, यह हमारा है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। खास करके यहाँ पर जो यमुना नदी पाई जाती है, ये जो गंगा नदी पाई जाती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में, यहाँ से जो गंगा नदी बहती है, तो यमुना और गंगा का विस्तृत मैदान यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर फसलें बहुत सारी उगाई जाती हैं, कृषि कार्य बहुत ही बहुतायत में किए जाते हैं, बहुत सारी नदियां भी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो ये जो बीच वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है। इसके अलावा हम देखते हैं तो इधर साइड में आ जाइए तो ये आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र है, और इधर आ जाइए तो ये आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है ना। यहाँ पर आप आ जाइए तो राजस्थान में आपको जो है, ये तो गुजरात हो गया, यहाँ पर राजस्थान में आपको मरुस्थल भी मिलते हैं। तो हमारे देश में हर प्रकार की भौगोलिक आकृति पाई जाती है, स्थल मंडल के तहत हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, मध्य का विशाल मैदान हो गया, इसके बाद आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तटीय भाग हो गए, ठीक है, उत्तरी तटीय क्षेत्र, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपका रेगिस्तान जो है आपका राजस्थान में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो यह सब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल के बारे में। और इतने सारे उच्चावच जो हैं वो इतनी बेहतरीन तरीके से सजावट के रूप में पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए भारत के बारे में पढ़ना बहुत ही अच्छा भी है और जानकारी भी मिलती है आपको। और भारत के बारे में यदि भारत का भूगोल आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि आपको विश्व का भूगोल जानने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, वातावरण है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो वातावरण पाया जाता है, यहाँ का वातावरण भी इतना बेहतरीन है कि आपको इस तरह का वातावरण कहीं और नहीं मिलता है। यहाँ की जलवायु जितनी अच्छी है वैसी जलवायु आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। हर प्रकार का मौसम पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और वर्षा का भी इतना बेहतरीन वितरण कहीं आपको ढंग से नहीं मिलता है। मानसूनी जलवायु है हमारी, जो न ज़्यादा अधिक गर्मी होती है यहाँ पर, न बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हर प्रकार का मौसम यहाँ पाया जाता है, हर प्रकार की फसलें इस कारण से उग सकती हैं, है ना। इस कारण से हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से। तो यह जो जलवायु है हमारी वह भी बेहतरीन है और इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया आपका जलमंडल। तो इसके बाद हम लोग जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे तीन तरफ, इधर आप देखते हैं कि अरब सागर पाया जाता है आपके पश्चिम में, फिर आप देखते हैं इधर पूरब में आपका जो है वो पाया जाता है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में आपका जो है वो दक्षिण पखारे सागर, आप लोगों ने सुना ही होगा, तो हिंद महासागर पाया जाता है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति इतनी बेहतरीन है एशिया में, ठीक है। तो इस कारण से भारत के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम रखा गया है। सोच सकते हैं आप भारत की भौगोलिक परिस्थिति कितनी बेहतरीन होगी, भौगोलिक स्थिति भारत की कितनी अच्छी होगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों पर बने हुए विभिन्न जो नहर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो विभिन्न बांध हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे जो जल के स्रोत हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जलमंडल में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर में। उसके बाद हम लोग आते हैं पेडोस्फीयर। पेडोस्फीयर का मतलब होता है जो आपका, जिसमें हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो भारत में हर प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी मिल जाएगी, बलुई मिट्टी मिल जाएगी, जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी, आपका रेगिस्तानी मिट्टी मिल जाएगी, आपका पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी मिल जाएगी, हर प्रकार की मिट्टी यहाँ पर आपको, काली मिट्टी मिल जाएगी, है ना।
तो हर प्रकार की मिट्टी भी यहाँ मिल जाएगी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जितने भी प्रकार की मिट्टियाँ दुनिया भर में पाई जाती है, हर प्रकार की मिट्टी आपको भारत में भी मिल जाएगी। और यही कारण है कि हर प्रकार की फसलें भी भारत में आपका उगाई जाती हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी हैं और बहुत सारी चीज़ों का हम निर्यात भी करते हैं, बहुत सारी फसलों का निर्यात भी करते हैं। तो इसलिए जो है आपका पेडोस्फीयर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बायोस्फीयर के बारे में। हमारे यहाँ जो बायोम है वो भी जो है आपका जैव मंडल जो है वह भी हमारा काफ़ी विस्तृत है। हर प्रकार के पशु पक्षी, हर प्रकार के वनस्पति यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। दुनिया भर में जितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं लगभग हर प्रकार की वनस्पति आपको भारत में मिल जाएगी। बहुत सारे पशु पक्षियों के विभिन्न प्रकार आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अलग अलग हम लोग इसमें जो है अलग अलग जैव क्षेत्रों के बारे में देखेंगे, आरक्षित क्षेत्रों के बारे में देखेंगे, जैव मंडल क्षेत्रों के बारे में देखेंगे, चिड़ियाघरों के बारे में देखेंगे, अभयारण्यों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इन सब का अध्ययन करेंगे, वनों का अध्ययन करेंगे, है ना। वन्य जीव क्षेत्रों का, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्रों का भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये हम यहाँ पर हम लोग बायोस्फीयर में इन सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैव मंडल में। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं और देखते हैं रिसोर्सेज के बारे में। अब इनका अध्ययन कैसे करेंगे? ठीक है, अब इनका अध्ययन जो है हम लोग कैसे करेंगे, तो सबको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में बांट करके अध्ययन करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला हमारा हो गया रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हम लोग ये सब जो संसाधन है, हमारा जो जैव संसाधन है, हमारा जो जल संसाधन है, हमारा जो आपका स्थल भूमि संसाधन है ना, इन सब के बारे में हम लोग रिसोर्सेज के बारे में बांट करके अलग अलग अध्ययन करेंगे। इसी में आपका मानव संसाधन भी आता है, ह्यूमन भी एक प्रकार का रिसोर्स ही है ना। तो जनसंख्या के बारे में, नगरीकरण के बारे में जानेंगे हम लोग। तो ये जो है आपका रिसोर्सेज के तहत हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी हम देखते हैं कि हर प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्यों उस क्षेत्र में उस प्रकार की फसल उगाई जा सकती है, किस प्रकार की फसल उगाने के लिए कितनी वर्षा की जरूरत होती है, कौन सी मिट्टी चाहिए होता है ना, क्यों उस क्षेत्र में उस प्रकार की फसल उगाई जा सकती है, क्यों दूसरी फसल नहीं उगती है, जलवायु का क्या असर होता है, यह सब हम लोग देखेंगे कृषि के बारे में। और कहाँ पर कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और उगाई जा सकती है, यह सब हम लोग देखेंगे। एग्रीकल्चर के पार्ट में कितना निर्यात होता है हमारा, किस फसल का हम निर्यात करते हैं, किस प्रकार का आयात हमको करना पड़ता है, यह सब हम लोग एग्रीकल्चर में देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है, हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है। और जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि का महत्व बहुत ही अधिक है हमारे यहाँ, तो इसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री के बारे में। हम लोग उद्योग धंधों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग खनिज आधारित उद्योग है, आपका कृषि आधारित उद्योग है, वन आधारित उद्योग है, आपका जल संसाधन यानी कि समंदर आधारित उद्योग है। तो ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नदियों पर आधारित उद्योग है, यह सब हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न संसाधनों के जरिए जो उद्योग स्थापित किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर खनिज ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा खनिज किस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, पहाड़ियों पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, आपके अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है हमारा, कौन कौन सा ऐसा राज्य है हमारा जहाँ पर विभिन्न खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कोयला है, आपका कोयला आपका इस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। आपका जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, आपका ओडिशा का क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो किस क्षेत्र में कोयला नहीं पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। केरला वगैरह में कोयला ज़्यादा नहीं पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में कोयला ज़्यादा नहीं पाया जाता है, गुजरात वगैरह में कोयला ज़्यादा नहीं पाया जाता है, राजस्थान में नहीं पाया जाता है, इस क्षेत्र में आपका कोयला ज़्यादा पाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में कर्नाटक में आपका मसाला ज़्यादा पाया जाता है ना,
फिर अलग अलग जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर अलग अलग क्षेत्र हैं उनके हिसाब से अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र है उनके हिसाब से अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में देखेंगे हम लोग। फसल आधारित जो उद्योग होते हैं वो आपका उत्तरी भारत में लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फसल का उत्पादन अधिक होता है, कृषि अधिक होती है ना। तो इन सब उद्योग धंधों के बारे में हम लोग देखेंगे और किस प्रकार के उद्योग जो हैं वो भारत में अधिक लगाए जा सकते हैं और उद्योग का हमारी जीडीपी पर क्या असर होता है, विभिन्न औद्योगिक नीतियां जो रही हैं हमारे देश में सरकारों की, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इंडस्ट्री में। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये तीनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है पढ़ना। ट्रांसपोर्ट करने का क्या मतलब, यातायात के साधन, जो हमारा जल मार्ग है, जो हमारा वायु मार्ग है, जो हमारा आपका सड़क मार्ग है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से इनका विकास हुआ है, कहां पर अभी होना बाकी है, कितना अधिक विकसित हो चुका है भारत यातायात के संदर्भ में, यह सब हम लोग देखेंगे। विभिन्न जल मार्गों के बारे में देखेंगे जो कि नए विकसित हो रहे हैं और पहले से विकसित हो चुके हैं। विभिन्न वायु मार्गों के बारे में हम लोग देखेंगे, विभिन्न एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डों के बारे में देखेंगे, विभिन्न बंदरगाहों के बारे में देखेंगे। ठीक है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा मानव निर्मित बंदरगाह है, यह सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसके अलावा संचार के साधन जो है उनके बारे में भी हम लोगों को जानना जरूरी होता है। संचार के साधनों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब तो हमारे भारत में 5G भी आने वाला है, तो ये सब जो संचार के साधन है, टेलीफोन है, आपका मोबाइल है, जो कम्युनिकेशन का अन्य साधन है, इंटरनेट वगैरह है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद आपका ट्रेड है, व्यापार के बारे में जानेंगे। भारत में किस प्रकार का व्यापार अधिक तरह से किया जाता है। भारत जो है पूरे दुनिया के लिए व्यापार का अड्डा बना हुआ है। आज के डेट में सबसे बड़ा बाजार भारत है। तो क्यों है, आखिर इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है ना, यह सब हम लोग जानेंगे। कितना हम किस देश को आयात करते हैं, कितना किस देश को हम निर्यात करते हैं, यह सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका कल्चरल सेटिंग्स। कल्चरल सेटिंग्स में आता है, जैसे आप जानते हैं कि भारत में कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के लोग वस्त्र पहनते हैं, के अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। तो भारत विविधताओं का देश है, इसलिए हमें अलग अलग कल्चरल सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती है और उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वैसे तो जनरली इसका अध्ययन हम लोग कला एवं संस्कृति में करते हैं, लेकिन भूगोल में भी इसका कुछ पार्ट का अध्ययन किया जाता है, जो कि हम लोग भारत के भूगोल के बारे में देखेंगे, विभिन्न जनजातियों वगैरह के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट्स में हम देखते हैं कि गाँवों में जो है झोपड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, ज़्यादा पक्के के मकान नहीं होते हैं, खपरा वगैरह का मकान होता है ना। जैसे जैसे हम लोग टीयर 2 सिटीज़ में जाते हैं तो हमको पक्के मकान मिलने लगते हैं। अलग अलग कुछ जो शहरें हैं उनको व्यवस्थित किया गया है, इस प्रकार से टाउन का मैनेजमेंट किया गया है ना। बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं तो हमें बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं मिलती हैं, बड़े बड़े भवन मिलते हैं, ऊंचे ऊंचे भवन मिलते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग देखें किस प्रकार के घर, मकान, आवास इत्यादि किधर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, सेटलमेंट्स के बारे में। ठीक है, कहाँ किस प्रकार के निवासी पाए जाते हैं, किस प्रकार के उनके घर होते हैं, ये सब के बारे में देखेंगे। रीजनल डेवलपमेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं और किस प्रकार से उनका विकास किया जाता है। जैसे आप देखते हैं डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आपका साउथ में चले जाइए तो हुडा है हैदराबाद का। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, डेवलपमेंट के लिए आपकी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। किस प्रकार से रीजनल प्लानिंग की गई है, शहरों का जो शहरों में जो आवास हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार की गई है, किस प्रकार से टाउन्स की प्लानिंग की गई है, इन सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे रीजनल डेवलपमेंट्स एंड प्लानिंग में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर करंट अफेयर्स। खास करके यदि हम लोग बात करें, अब जो क्वेश्चन के पैटर्न होने लगे हैं वो ज्योग्राफी में भी आपका करंट अफेयर से जोड़ करके पूछा जाने लगा है। मान लिया कि अभी 2-3 दिन पहले का ही न्यूज़ है कि लगातार 3-4 दिन से असम में भूकंप आ रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स की घटना है, लेकिन इससे जोड़ करके जो है आपका यूपीएससी प्रश्न पूछ दे सकता है भूकंप के बारे में, या फिर आखिर असम में लगातार इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं, भूकंप से जुड़ा हुआ जोन कौन कौन सा है, भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावनाएं किस क्षेत्र में। तो यह सब जो है करंट अफेयर से जोड़ करके प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई भी जो घटना होती है, अभी आप देख रहे होंगे कि इस मौसम में अलग अलग
जगहों पर आग बहुत ज़्यादा लगती है। तो करंट अफेयर्स में आप लोग देखते हैं, न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हैं कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में आग लग रहे हैं, विभिन्न जो झोपड़ियां हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में झोपड़ियों में आग लग रही है, फसलों में आग लग रही है इस समय। तो ये करंट अफेयर्स का मुद्दा होता है, लेकिन इससे जोड़ करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ज्योग्राफी का, है ना। तो यह सब जो है करंट अफेयर से जोड़ करके आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, इसलिए हमको वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में, ठीक है। और उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में। उसमें हम लोग जानेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या के तुलना में भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत का क्षेत्रफल क्या है ना, ये सब हम लोग उसमें जानेंगे। भारत के बारे में जितनी भी जानकारियाँ पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, वो सब हम अगले वीडियो में जानेंगे, भारत का परिचय प्राप्त करेंगे। आज हम लोगों ने भारत के भूगोल का परिचय प्राप्त किया। अब अगले चैप्टर में हम लोग जो है भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे, भारत का परिचय प्राप्त करेंगे, एक तरह से भारत का भौगोलिक परिचय प्राप्त करेंगे। और फिर जो है धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे भारत के भौगोलिक विभाजन की तरफ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर में जो है आपका पर्वतीय भाग है, बीच में आपका मैदानी क्षेत्र है, उसके बाद नीचे आते हैं तो आपका जो है दक्कन के पठार आ जाते हैं, पठारी क्षेत्र आ जाते हैं। उसके बाद आप पूरब में चलिए तो पूर्वी तटीय भाग है आपका, दक्षिण में ये पश्चिम में चलिए तो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तटीय भाग है आपका, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारत का भौगोलिक विभाजन किया गया है और भारत की जो विश्व में स्थिति है, मानचित्र पर जो भारत की स्थिति है, क्यों यहाँ पर जलवायु जो है वो इतनी बेहतरीन पाई जाती है, क्यों हर प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, क्यों यहाँ पर वर्षा इतनी मतलब अच्छी होती है, फसल का उत्पादन इतना अच्छा होता है, क्यों यहाँ पर हर प्रकार के वन पाए जाते हैं, हर प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो दुनिया में सर्वोत्तम किस प्रकार से है, यह हम लोग जानेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने भारत पर, अपने क्षेत्र पर, अपनी मातृभूमि पर आपको गर्व की अनुभूति जरूर होगी इस वीडियो को देखने के दौरान। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे। और भारत का भूगोल बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था आप लोगों का कि भारत का भूगोल शुरू कीजिए, तो शुरू कर दिया हूं। और उम्मीद है कि आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी लगातार करते रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी इंपॉर्टेंट है कि अपनी जान बचाइए। और जो स्थिति है वो सब लोग जानते हैं, विभिन्न मीडिया संस्थानों के माध्यम से आप देख रहे हैं, पेपर वगैरह डेली पढ़ ही रहे होंगे कि क्या स्थिति चल रही है, अपने आसपास भी देख रहे हैं। अब तो गांव-गांव में कोरोना पहुंच चुका है, तो जरूर से जरूर सावधान रहिए, मास्क लगा कर के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। और जो सरकारें आपके यहाँ कह रही हैं उन फिलहाल पालन कीजिए, जरूर कीजिए। सरकारें गलत कर रही हैं वो सब जानते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनका पालन अक्षरशः कीजिए। जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उनको गौर से सुनिए, उन पर ध्यान दीजिए, योगा प्राणायाम वगैरह करते रहिए। और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जरूर जारी रखिए, 2 घंटा 3 घंटा ही सही, लेकिन डेली पढ़ते रहिए, थोड़ा मन भी लगा रहेगा और आपकी तैयारी भी जो है कंटिन्यूअस जारी रहेगी। अगर अचानक से आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, अभी 4-5 महीने आपकी न परीक्षाएं होने वाली हैं, ना ही स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं, ना कोचिंग वगैरह खुलने वाला है, क्योंकि अभी तो 4 लाख हम पहुंच चुके हैं और पीक की किसी को जानकारी भी नहीं है कि कब पीक आने वाला है। और वैक्सीनेशन का स्थिति देख ही रहे, आज से 18+ का वैक्सीनेशन होना था, लेकिन आधे से ज़्यादा राज्यों ने मना कर दिया क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। तो फिर अभी जो है वैक्सीनेशन भी सबका नहीं होने वाला है। अभी 4-5 महीने आपको मतलब कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है, जैसा मेरा अनुमान है या फिर जैसा मैं देख रहा हूं उसके आधार पर बता रहा हूं। तो तैयारी जो है वो अपनी जारी रखिएगा, थोड़ा बहुत ही सही। ऐसी स्थिति में पढ़ने का इच्छा नहीं होता है, मुझे पता है, मुझे भी वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन मैं बनाता हूं क्योंकि जिन लोगों को भी पढ़ाई बाधित हो रही है उन तक ये पहुंचे और उन लोगों को पढ़ाई में मदद हो सके। तो ज़रूर आप भी पढ़ते रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। जो भी ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियोज़ पहुँच जाएंगे तो उनका भला हो जाएगा। यही हमारा फिलहाल कर्तव्य बनता है कि अपने स्तर से जितना मदद कर सके उतना जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना पूरा ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।